माँ, तुमसे कितनी बार कहा है मेरे दोस्तों के सामने यूँ बार बार खांसी मत खाया करो। अच्छा लगता है क्या कोई घर में आए और तुम हर समय खांसती रहो। तुम्हें शायद पता नहीं, तुम्हारी खांसी की आवाज़ से परेशान होकर मेरे दोस्त यहाँ से जल्दी चले गए। और एक दोस्त तो यह भी कह रहा था कि उस दिन भी तुम्हारी माँ बहुत खांस रही थी। अब तक उनकी खांसी गई नहीं क्या? कहीं उन्हें कोई गंभीर रोग तो नहीं? हमें यहाँ आना बंद करना पड़ेगा। और हितेश, तेरे परिवार का ध्यान रख, वरना कहीं इनकी वजह से तेरे परिवार को कुछ रोग ना हो जाए। माँ, आप अपने कमरे से ज़्यादा बाहर मत निकला कीजिए। हितेश गुस्से में अपनी माँ कलावती जी से बोला। पीछे से हितेश की पत्नी सीमा भी बोली, हितेश, मैं तो तुम्हारी माँ को समझा समझा कर थक गई, मगर इनके कानों तो जूं तक नहीं रेंगती। पूरे घर में यूं ही खांसते खांसते घूमती रहती हैं। इन्हें तो इतना भी नहीं पता कि मुंह पर हाथ रखकर खांसी खानी चाहिए। घर में 2 छोटे बच्चे भी हैं, कम से कम इनके बारे में ही सोच लेती, मगर नहीं, इन्हें अपने कमरे में एक जगह बैठा ही नहीं जाता। कलावती जी बोली, तुम दोनों के पास ना तो मेरे लिए समय है और ना मेरे लिए पैसे हैं। घर के इलाज कर कर के थक गई हूँ, मगर खांसी में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर भी तुम लोग मुझे अस्पताल लेकर नहीं जाते, उल्टा कहते हो कि खांसी मत खाओ। भला खांसी कोई जानबूझकर खाता है क्या? कितनी बार कहा मुझे डॉक्टर को दिखा आओ, मगर तुम दोनों को अब इस बुढ़िया की फिक्र कहाँ है? सीमा हाथ जोड़कर बोली, माँ, आप अपने कमरे से बाहर मत निकला कीजिए, बस इतनी मेहरबानी कीजिए। हाँ, नहीं है हमारे पास आपके लिए पैसे, मेरे भी 2 बच्चे हैं, उनकी जिम्मेदारियाँ पूरी करें या आपके पीछे पैसे लुटाएं। आपको तो बस बैठे बैठे मुफ्त की रोटी तोड़नी आती, काम की न काज की, दुश्मन अनाज की। कलावती जी बोली, बहू, अब तक तो सारे घर का काम तुम मुझसे ही करवाती आई हो। तुमने तो सिर्फ बच्चे बड़े करने में अपनी उम्र बिताई है, मगर मैंने इस मकान को घर बनाने में अपनी उम्र बिताई है। घर का एक एक कोना सजाया है मैंने, घर की साफ सफाई से लेकर रसोई भी संभालते आई हूँ मैं, मगर आज जब इतने दिनों से यह बुढ़िया खांसे जा रही है तो किसी को रत्ती भर फिक्र नहीं है मेरी। हितेश बोला, माँ, सीमा बिल्कुल सही कह रही हैं। अब आपकी तो उम्र हो चली है, मगर मेरे बच्चों के सामने तो उनका पूरा भविष्य पड़ा है। आपको तो अब भगवान उठा भी ले तो कोई बात नहीं। कलावती जी बोली, वाह बेटा, अच्छा सिला दिया है तूने मेरी ममता का। अच्छा हुआ तेरे बाबूजी मुझसे पहले ही इस दुनिया से चले गए, वरना अगर आज वह यह सुनते तो जीते जी मर जाते। हमने जब तुझे पाला पोसा तो कभी तेरे दादा दादी को नज़रअंदाज नहीं किया, क्योंकि तेरे आने से उनकी अहमियत कम नहीं हो गई थी। माना इंसान पर अपने बड़ों और अपने छोटों दोनों का भार होता है, मगर इसका अर्थ कदापि यह तो नहीं कि वह बुड्ढों को मरने के लिए छोड़ दे। मगर आज तूने यह सब कहकर यह साबित कर दिया कि
तुझे और बहू को मेरी बिल्कुल परवाह नहीं है। कलावती जी अपने कमरे में जाकर रो पड़ी। भला कोई बेटा अपनी माँ को ऐसे कड़वे शब्द कैसे बोल सकता है। अभी 4 दिन पहले की ही तो बात है जब कलावती जी अचानक सीमा के कमरे में पहुंच गई थी। तब अचानक कलावती जी को देख सीमा के हाथों से हड़बड़ाहट में सोने की चैन का डिब्बा गिर गया, जिस पर लिखा था हैप्पी बर्थडे सीमा, यह गिफ्ट तुम्हारे प्यारे पति की तरफ से। सीमा ने फटाफट गिफ्ट उठाया और अलमारी में रख दिया और सकपकाकर बोली, माँ जी आप क्यों मेरे कमरे में आ गई? क्या काम था? मुझे बाहर ही बुला लिया होता। कलावती जी बिना कुछ बोले अपने कमरे में आ गई और सोचने लगी, बेटे के पास अपनी पत्नी को सोने का उपहार देने के लिए पैसे हैं, मगर अपनी माँ का इलाज करवाने के लिए नहीं। क्या शादी के बाद बेटा इतना बदल जाता है? क्या बहू का अपनी सास के प्रति कोई फर्ज नहीं? आज मैं बेटे पर इतनी बोझ बन चुकी हूँ कि वह मेरे मरने का इंतज़ार कर रहा है। आखिर मुझ पर बेटे का कितना खर्च हो जाता होगा। लगभग 4 या 5 साल से मैंने तो एक साड़ी भी नहीं खरीदी है, उल्टा घर का सारा काम करती हूँ, वह अलग। फिर भी मैं इन दोनों पर बोझ बन चुकी हूँ। यह सोचकर वह बहुत रो रही थी। इतने अपशब्द सुनने के बाद उनकी हिम्मत हार गई थी। उन्हें हितेश के बचपन के दिन याद आ गए। हितेश माँ कलावती जी और पिता रघुवीर जी का लाडला बेटा था। रघुवीर जी कहते, देखना कलावती, एक दिन हितेश पढ़ लिख कर हमारा नाम रोशन करेगा। हितेश केवल 10 वर्ष का था और रघुवीर जी का निधन हो गया, मगर कलावती जी ने सिलाई कढ़ाई का काम कर हितेश की पढ़ाई पूरी करवाई। आगे चलकर हितेश का पढ़ाई में मन नहीं लगता था। उसने जैसे तैसे पढ़ाई तो पूरी कर ली, मगर नौकरी नहीं की और खुद का व्यवसाय खोला। कलावती जी ने हितेश की शादी करवा दी। शुरुआती दिनों में तो सब सही चल रहा था, मगर धीरे धीरे बहू सीमा ने अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए। 2 बच्चों के जन्म के बाद उसने घर के काम करना तो दूर, काम छूना तक छोड़ दिया। घर के सारे काम की जिम्मेदारी उसने कलावती जी के कंधों पर डाल दी। कलावती जी के कुछ भी कहने पर सीमा बात का बतंगड़ बना देती और हितेश के कान भर देती। धीरे धीरे हितेश भी सीमा के रंग में रंगने लगा और कलावती जी को जो मुंह में आता वह बकने लगा। कलावती जी तो बहुत पहले से ही अकेली हो चुकी थी, मगर आज इतने कड़वे शब्द उनसे सहन नहीं हो रहे थे। उनका रो रो कर बुरा हाल हो रहा था कि पास रहने वाली उनकी सहेली कमला घर आई। वह कलावती जी से बोली, एक खुशखबरी है कलावती, कल ही अपने गांव में एक डॉक्टर पति पत्नी आए हैं। सुना है विदेश से आए हैं, जो हम जैसे बूढ़ों का इलाज मुफ्त में कर रहे हैं। उनके साथ 6 साल का बेटा भी है। सुना है थोड़े दिन यहाँ भारत ही रहेंगे ताकि हम जैसे बूढ़ों का इलाज मुफ्त में कर सकें। कलावती जी खुश होकर बोली, क्या वे मेरा भी इलाज करेंगे कमला? कमला बोली, मैं अभी सुबह ही उनसे अपना इलाज करवा कर आ रही हूँ कलावती, तू अभी चल मेरे साथ
तुझे भी बहुत समय से खांसी है। कलावती जी भी कमला के साथ उन डॉक्टर दंपति के पास पहुंचती है और अपना इलाज करवाती है। उनमें से जो लेडी डॉक्टर थी वह कलावती जी से कहती है, माँ जी, आपको एलर्जी वाली खांसी हो गई है। आपको धूल मिट्टी से थोड़ा दूर रहना होगा, इसलिए आप घर में साफ सफाई के काम से थोड़ा दूर रहिएगा और अगर सफाई करनी भी पड़े तो मुंह पर रुमाल लपेट कर कीजिए। कलावती जी कहती हैं, मैम साहब, मैं धूल मिट्टी से कैसे दूर रह सकती हूँ। मेरी बहू घर के ऐसे काम बिल्कुल नहीं करती है। ऐसे सारे काम तो मुझे ही करने पड़ते हैं और मुंह पर रुमाल लपेटकर तो मेरा दम घुट जाएगा। डॉक्टर साहिबा बोली, कलावती जी, आपको इस उम्र में बहू के होते हुए यह सब कामों से थोड़ा दूर ही रहना चाहिए। अब देखिए आपको कितनी ज़्यादा खांसी हो गई है जो रुक ही नहीं रही। फ़िलहाल मैंने आपको दवाइयाँ दी हैं, मगर आपको 1 हफ्ता रोज़ यूं ही मेरे पास आना पड़ेगा ताकि मैं आप में हो रहे बदलावों को देख पाऊँ। आप शायद जानती नहीं, 1 महीने से ऊपर की खांसी जानलेवा भी हो सकती है। कलावती जी बोली, डॉक्टर साहिबा, वैसे भी जान की किसको पड़ी है। मेरी जान अगर चली भी गई तो मेरी परवाह करने वाला इस दुनिया में है ही कौन। खांस कर बुरा हाल हो गया था, इसलिए आ गई इलाज करवाने, वरना आपने आपसे लगाव तो कब का ख़त्म हो चुका है। लेडी डॉक्टर को कलावती जी की बातों से आभास हो चला कि वे बहुत दुखी हैं। कलावती जी अब रोज़ उनके पास जाने लगी। बातों बातों में पता चला कि उन डॉक्टर साहिबा का नाम रीमा है और वे दोनों पति पत्नी यहाँ गांव में थोड़े दिनों समाज सेवा करके वापस अमेरिका लौट जाएंगे। कलावती जी की रीमा से अच्छी दोस्ती हो गई थी। उनकी खांसी में भी आराम पड़ गया था। रीमा प्यार से कलावती जी को बा नाम से संबोधित करती। कलावती जी डॉक्टर रीमा के बेटे वरुण को भी खूब प्यार करती और कभी कभी उसके लिए घर से कुछ पकवान बनाकर भी लाती जो वरुण को बहुत पसंद आते। कलावती जी ने भी डॉक्टर रीमा को सब कुछ बता दिया था कि उनके बेटे बहू उनसे कैसा व्यवहार करते हैं। कलावती जी बोली, रीमा जी, यदि आप ना होती तो मैं शायद एक कमरे में हमेशा के लिए बंद हो जाती, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं और मेरे बेटा बहू तो मुझ पर चवन्नी भी खर्च करना नहीं चाहते। रीमा बोली, माँ जी, ऐसे बेटे बहू को तो आपको सबक ज़रूर सिखाना चाहिए। कलावती जी बोली, बेटा, अब इस उम्र में मैं क्या सबक सिखा पाऊँगी। रीमा बोली, माँ जी, आज की दुनिया में सभी को आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है ताकि वह किसी पर निर्भर ना रहे और ऐसे बेटे बहू को भी यह दिखा देना चाहिए कि वे अपने माँ बाप को कभी कमज़ोर समझने की गलती ना करें। कलावती जी को रीमा की यह बात बिल्कुल सही लगी। रीमा कलावती जी के जाने के बाद सोचने लगी, काश मैं बाकी कुछ मदद कर पाती। वरुण कलावती जी के साथ बहुत घुल मिल गया था। यह देखकर रीमा ने कलावती जी से हमेशा के लिए अपने साथ अमेरिका चलने के लिए कहा। रीमा बोली, माँ जी, हम दोनों दंपति का तो
अस्पताल में ही पूरा दिन बीत जाता है। अगर आप वहाँ आकर मेरे बेटे रसोई का काम संभाल लें तो आपकी इनकम भी शुरू हो जाएगी और आपको यहाँ आपको ऐसे बेटे बहू के आगे कभी हाथ भी नहीं फैलाने पड़ेंगे। कलावती जी पहले तो सोच में डूब गई, क्योंकि उन्होंने इस घर को अपने 60 साल दे दिए थे, मगर फिर भी बेटा बहू उनके नहीं हो पाए थे। वैसे भी ऐसे बेटे बहू के साथ रहना अपना सम्मान खोने से बेहतर यही था कि डॉक्टर साहिबा के साथ जाकर आत्मसम्मान की रोटी खाना। कलावती जी ने तुरंत हामी भर दी। कलावती जी भी अब सम्मान की रोटी खाना चाहती थी। रीमा ने तुरंत उनका पासपोर्ट बनवाने की तैयारी शुरू कर दी। रीमा ने कलावती जी में एक आस जगाई थी, जिससे कलावती जी बहुत खुश थी। रीमा के पति विवेक वापस अमेरिका जा चुके थे। रीमा कलावती जी को साथ लेकर जाना चाहती थी, बस पासपोर्ट बनने का इंतज़ार हो रहा था। थोड़े समय में सारी प्रक्रिया खत्म हो गई और कलावती जी हमेशा के लिए रीमा के साथ यहाँ अमेरिका चली आई। सीमा बोली, अच्छा हुआ भला टली, वैसे भी बुढ़िया यहाँ मुफ्त की रोटियाँ तोड़ती थी। कलावती जी अमेरिका जाकर वहाँ रच बस गई। पूरे दिन वरुण और रसोई संभालती और बदले में पैसे और सम्मान दोनों पाती। कलावती जी के खुद के बेटे बहू ने कभी उसकी खबर तक नहीं ली, मगर यहाँ दोनों डॉक्टर पति पत्नी ने कलावती जी को माँ की तरह सम्मान दिया। रीमा ने कलावती जी को अपनी माँ जैसा प्यार दिया। यहाँ आकर कलावती जी ने भी कभी अपने स्वार्थी बेटे और बहू को याद नहीं किया। लगभग 15 वर्ष हो गए कलावती जी को अमेरिका में कि एक दिन अचानक उनके बेटे हितेश का उन पर फ़ोन आया और वह रोते हुए बोला, माँ, तुम्हारी बहू सीमा को ब्लड कैंसर हो गया है और मैं बहुत मुसीबत में हूँ। शायद हमने जो तुम्हारा हर पल तिरस्कार किया, यह उसी की सज़ा है। माँ, मुझे माफ़ कर दो। कलावती जी इतने सालों बाद बेटे की आवाज़ सुनकर कुछ देर तो कुछ बोली ही नहीं, मगर माँ कब तक अपने बेटे से नाराज़ रह सकती है। वे बोली, मेरे बचाए पैसों में से कुछ पैसे मैं तुझे भिजवा दूंगी ताकि तू सीमा का अच्छे से इलाज करवा पाए। हितेश बोला, माँ, आपकी बहुत मेहरबानी होगी आपकी। कलावती जी फ़ोन रखकर सोचने लगी, इतने सालों बाद बेटे का फ़ोन आया, वह भी ज़रूरत के लिए। खैर, उन्होंने रीमा से कहकर अपने अकाउंट से 3 लाख रुपये निकलवाए, जो उन्होंने जमा कर रखे थे, और भारत अपने बेटे को भिजवाए। सीमा का इलाज उन्हीं पैसों से करवाया गया, जो हितेश और सीमा कभी अपनी माँ को सम्मान नहीं दे पाए, आज उन्हीं के कमाए पैसों से अपना काम करवा पाए। कलावती जी यहाँ अमेरिका में बहुत खुश थी, क्योंकि वह आत्मसम्मान की रोटी जो खाती थी, ना कि बेटे बहू के टुकड़ों पर पल रही थी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ज़िंदगी उन्हें नया मौका देगी। वे तो यही सोचकर हिम्मत हार गई थी कि शायद अब पूरी ज़िंदगी बेटे बहू के ताने सुनने पड़ेंगे, मगर भगवान ने उन्हें फिर से नया मौका दिया था, नई ज़िंदगी दी थी, जो वे आत्मसम्मान के साथ गुजर बसर
कर रही थी। दोस्तों, आपको अगर हमारी कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और साथ में कमेंट करना ना भूलिएगा।